नमस्कार आप सभी को। पिछले 4 से 5 दिनों के करंट अफेयर्स को हम देखने वाले हैं। 14 से 20 नवंबर तक के करंट अफेयर्स की चर्चा होगी। इससे पहले की चर्चा हमने कर लिया है। तो 14 से 20 नवंबर के बीच के लगभग 29 प्रश्न हैं आज, और 29 प्रश्नों की चर्चा हमें करनी है। तो चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं। जो अतिरिक्त चीज़ें बताई जाएँ उसको आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। चलिए, पहला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न कह रहा है कि अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक दुनिया के विभिन्न नेताओं में किसे सर्वे में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, ये आपको बताना है। एक संस्था है और उस संस्था द्वारा कुछ सर्वे किया गया है, और उस सर्वे के आधार पे आपको बताना है कि इनमें से दुनिया का कौन सा नेता है जो इसमें टॉप पर आया है, इस सर्वे में पहले स्थान पर है, ये आपको बताना है। तो चले बताएं। 4 नेताओं के नाम इसमें दिए हुए हैं वैश्विक स्तर के। पहला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरा नाम है स्कॉट मॉरिसन, तीसरा है बोरिस जॉनसन और चौथा है जो बाइडेन। अब इनमें से कौन से हैं ये आपको बताना है। बात किसकी हो रही है? बात हो रही है अमेरिका डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग। द मॉर्निंग एक फर्म है जो इस तरह की सर्वे करती है, अमेरिका की एक कंपनी है, उसके द्वारा ये सर्वे किया गया है। आपको बता दें, इसमें पहले स्थान पर जो व्यक्ति हैं, जो वैश्विक स्तर के नेता हैं, उनका नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ए विकल्प आपका इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। अब नरेंद्र मोदी जी प्रथम स्थान पे हैं, तो कुछ जानकारी इनसे जुड़ी हुई आपको पता होनी चाहिए। जैसा कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड के तुरंत बाद एक विदेशी यात्रा पर गए थे, और ये बांग्लादेश की यात्रा पर गए थे। तो कोविड के बाद जो देश जिसकी प्रथम यात्रा किया भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो देश आपका है बांग्लादेश। बांग्लादेश की यदि हम बात करते हैं तो आपको पता होगा यहाँ की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। अवामी लीग इनकी पार्टी का नाम है। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि इनके पिताजी का नाम था शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान, और शेख मुजीबुर रहमान को फादर ऑफ बांग्लादेश के नाम से भी जाना जाता है। आपको यह भी पता होगा, शायद आपने इतिहास में पढ़ा हो कि शेख मुजीबुर रहमान ने महात्मा गांधी को जादूगर की उपाधि दी थी। शेख मुजीबुर रहमान ने महात्मा गांधी को जादूगर की उपाधि दी थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। इतिहास की दृष्टि से पूछा जा सकता है। इसके अतिरिक्त भी महात्मा गांधी को कुछ उपाधियां मिली हुई थी। जैसे महात्मा की जो ये उपाधि मिली थी, ये किसने दिया था? तो महात्मा की उपाधि जो इनको मिली थी, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। इसके साथ साथ आप जानते हो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की भी उपाधि मिली थी। राष्ट्रपिता की ये जो उपाधि है, ये इन्होंने प्राप्त किया था सुभाष चंद्र बोस से। सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। तो याद रखना है आपको कि शेख मुजीबुर रहमान ने जादूगर, रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा और सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा है। बांग्लादेश की यदि हम बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। यहाँ की मुद्रा है टका, और टका से आपको याद आना चाहिए कि सल्तनत काल में भी 2 मुद्राएं चलती थी, एक था टका, एक था जीतल। ये भी आपको पता होना चाहिए। बांग्लादेश के बारे में बात करें तो बांग्लादेश 1971 को आप कह सकते हैं आज़ाद हुआ था, या बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। और बांग्लादेश ने 1971 में शहीद भारतीय सैनिकों के लिए, जिन्होंने बांग्लादेश की स्वतंत्रता की आज़ादी के लिए प्रयास किया, तो बांग्लादेश की स्वतंत्रता के समय में शहीद होने वाले सैनिकों को इन्होंने एक स्मारक बनाने का फैसला लिया है, और ये स्मारक बांग्लादेश में बनाया जाएगा। भारत बांग्लादेश मिलकर स्वाधीनता सड़क बना रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। पूछा जा सकता है स्वाधीनता सड़क का निर्माण कहाँ पे हो रहा है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ बांग्लादेश की यदि हम बात कर रहे हैं तो आप जानते हो बांग्लादेश भारत के साथ सीमा साझा करता है, और बांग्लादेश के साथ जो भारत की सीमा लगती है, इसकी कुल लंबाई है 4096 किलोमीटर, और इसकी रखवाली करता है BSF। ठीक है, BSF रखवाली करता है। और BSF के अभी हाल ही में नए DG बने हैं, इनका भी नाम आपको पता होना चाहिए। इनके DG बने हैं पंकज कुमार सिंह। तो पंकज कुमार सिंह का भी नाम आपको पता होना चाहिए। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी आपको मिली है। ये आप जो अतिरिक्त जानकारियाँ बताई गई हैं, जो आपको याद है, बहुत अच्छी बात है। दोबारा रिवाइज करिए। नहीं याद है तो उसको, अतिरिक्त चीज़ें कुछ हैं तो उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ?
कौन सी पॉलिसी की बात हो रही है? ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 10वां स्थान प्राप्त हुआ, 12वां, 18वां या 20वां? इनमें से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ आपको बताना है। किसमें? ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में। आपको बता दें इसका लक्ष्य जो है वो है वार ऑन ड्रग्स को चुनौती देना, और विशेष रूप से 30 देशों के लेकर ये इंडेक्स बनाया गया था, और इन 30 देशों में यदि हम बात करें तो भारत को 18वां स्थान प्राप्त है, ये आपको पता होना चाहिए। 30 देशों में भारत का जो स्थान है वो 18वां स्थान है, ये आपको पता होना चाहिए। यदि हम स्कोर की बात करें भारत के स्कोर की, तो 100 में से भारत का स्कोर जो है वो 46 रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है ग्लोबल ड्रग पॉलिसी, यहाँ पे भी मुझे लगता है रिपीट कर दिया मैडम ने प्रश्न, चलिए इसको देखते हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताएं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये आपको बताना है। 4 विकल्प यहाँ पे दिए हुए हैं, अतुल करवाली, आर हरिकुमार, शीलवर्धन या सत्यनारायण प्रधान। 4 विकल्प आपको दिए हुए हैं। इन चारों विकल्पों में से आपको अपने उत्तर का चुनाव करना है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। चलें बताएं किसे नियुक्त किया गया है, ये आपको बताना है। इनमें से किसे नियुक्त किया गया है ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है सत्यनारायण प्रधान। डी विकल्प इस प्रश्न के लिए आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत ने 10 नवंबर 2021 को कौन सा इलेक्ट्रॉनिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल लॉन्च किया है? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत ने कौन सा इलेक्ट्रिक वाहन जागरूकता पोर्टल लॉन्च किया है, आपको बताना है। 4 पोर्टल के यहाँ पे आपको नाम दिए हुए हैं। पोर्टल कौन कौन से हैं? यहाँ पे आपके पोर्टल दिए हुए हैं ई अमृत पोर्टल, परिवहन पोर्टल, ई परिवहन पोर्टल या इनमें से कोई नहीं। चले बताएं इनमें से कौन सा सही है, आपको बताना है। चलें इन 4 पोर्टलों में से कौन सा सही है आपको बताना है। आपको बता दें इसका सही उत्तर है ई अमृत पोर्टल। ठीक है, ई अमृत पोर्टल विशेष रूप से भारत के परिवहन के लिए त्वरित ई गतिशीलता क्रांति के लिए निर्मित किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। तो त्वरित ई गतिशीलता क्रांति के लिए इसको निर्मित किया गया है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। साथ ही साथ ये आपको पता होना चाहिए कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है और इस विभाग के हमारे मंत्री हैं नितिन गडकरी, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है ए विकल्प। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी सौंपी गई है, उसका क्या नाम है? ये प्रश्न महत्वपूर्ण है और इस तरह के जो भी प्रश्न आएंगे आपके आयुध से संबंधित, निर्माण से संबंधित, मतलब सैन्य उपकरणों से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी मिली है, उसका नाम क्या है? बेला, गॉन, टिम या मुंग, इनमें से कौन सा नाम है आपको बताना है। आपको पता होगा प्रोजेक्ट 75, प्रोजेक्ट 75 विशेष रूप से स्कॉर्पियन श्रेणी की, प्रोजेक्ट 75 जो प्रारंभ हुआ था विशेष रूप से स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों के भारत में निर्माण को लेकर प्रारंभ हुआ था और इसकी जो शुरुआत थी ये 2007 में हुई थी। अप्रूव 2007 में ये हुआ था और इसका उद्देश्य था कि 2030 तक भारत में स्वदेशी तरीके से 24 पनडुब्बियों का निर्माण करना है और इसी का एक भाग था प्रोजेक्ट 75I, प्रोजेक्ट 75I। और इस भाग के अंतर्गत ये जो आपका प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत ये जो एक पार्ट था प्रोजेक्ट 75I, इसके अंतर्गत तो 6 पनडुब्बियों का निर्माण करना था और ये 6 पनडुब्बियाँ कलवरी क्लास की पनडुब्बियाँ थी। तो 6 कलवरी क्लास की पनडुब्बियों का निर्माण करना था। कहाँ पर? मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड में करना था, ये भी आपको पता होना चाहिए। मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड इसको बना रहा है और ये इसने अभी तक 4 पनडुब्बियों को सौंप दिया है। किसको किसको सौंपा है? पहला इन्होंने सौंपा था INS कलवरी, नाम सबको पता होगा। दूसरा इन्होंने सौंपा था INS खंदेरी। तीसरा इन्होंने सौंपा था INS बेला। इसके बाद इन्होंने सौंपा था एक और INS करंज।
तीसरा इन्होंने सौंपा था INS करंज और चौथा इन्होंने सौंप दिया INS बेला। दो जो और बची हुई हैं वो कौन सी हैं? एक का नाम है INS बागीर और अगले का नाम है INS बागसीर। तो आगे जो पनडुब्बियां आने वाली हैं उनका नाम होगा INS बागीर और INS बागसीर, ये आपको पता होना चाहिए। टोटल 6 पनडुब्बियां बनाई जानी थी, इसमें 4 का निर्माण हो चुका है, 4 को भारतीय सेना को सौंपा जा चुका है। INS कलवरी, INS खंदेरी, INS करंज, INS बेला, बाकी की 2 बची हुई हैं INS बागीर और INS बागसीर, जो जल्द ही भारतीय सेना को सौंप दी जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। ICC की तरफ से अक्टूबर 2021 के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर और सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर चुना गया है? अक्टूबर 2021 के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है? पुरुष और महिला दोनों वर्ग में। नाम यहाँ पे हैं विराट कोहली, स्मृति मंदाना, आसिफ अली, लारा डेलानी, बाबर आजम, मेगान स्कर्ट, टिम पेन या सना मीर। तो इसका सही उत्तर है आसिफ अली पाकिस्तान पुरुषों की कैटेगरी में, लारा डेलानी आयरलैंड ये महिलाओं की कैटेगरी में हैं। अब यहाँ पे बात हो रही थी ICC की, तो आपको पता होगा इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ग्रेग बार्कले वर्तमान समय में इसके चेयरमैन हैं। वर्ष 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर दुबई में है, जो कि 2005 से है। 2005 के पूर्व जो इसका हेडक्वार्टर था वो लंदन में हुआ करता था, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे एक खिलाड़ी आसिफ अली संबंधित है पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान के बारे में बेसिक जानकारी पता होना चाहिए। राजधानी है इस्लामाबाद, इमरान खान प्रधानमंत्री हैं और आरिफ अलवी यहाँ के राष्ट्रपति हैं, इतनी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। दूसरी खिलाड़ी हैं आयरलैंड की। मैंने आपको एक शब्द बताया था, यदि याद हो आपको, एक शब्द मैंने बताया था ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। दूसरा शब्द मैंने आपको बताया था यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम की जब हम बात करते हैं तो इसमें ग्रेट ब्रिटेन प्लस उत्तरी आयरलैंड आ जाता है, और यदि ग्रेट ब्रिटेन की यदि हम बात करते हैं तो इसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स ये 3 देश आते हैं। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स ये 3 देश आते हैं। लेकिन जब आप यूनाइटेड किंगडम की बात करते हो तो इसमें उत्तरी आयरलैंड भी शामिल हो जाता है, जिसकी राजधानी है डबलिन। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में निम्न में से किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? एक बार फिर से इस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। पूर्व में भी ये पहले स्थान पे था, तो वो कौन सा है? पंजाब, बिहार, तमिलनाडु या गुजरात? तो इसका सही उत्तर है गुजरात। गुजरात एक बार फिर से लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में पहले स्थान पर है। आपको बता दें कि गुजरात राज्य सरकार ने पिछले दिनों आदिवासियों को लेकर एक योजना बनाई थी। इन्होंने कहा था कि जो राज्य के आदिवासी हैं यदि वे अयोध्या की यात्रा करना चाहते हैं तो वो अयोध्या की यात्रा कर सकते हैं। राज्य सरकार उनको 5,000 रुपये की मदद मुहैया कराएगी। आपको बता दें कि यहाँ पे एक गेहूं मैंने पिछले दिनों बताया था, भालिया गेहूं, ये गुजरात से संबंधित है। भालिया गेहूं, इसको मैंने बोला था कि इसको मिला था GI टैग, इसको GI टैग मिला था। और मैंने यह भी बताया था कि भालिया गेहूं की जो पहली खेप थी वो भेजी गई थी श्रीलंका और केन्या। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि भालिया गेहूं की पहली खेप कहाँ भेजी गई, किन देशों के भेजी गई? तो श्रीलंका और केन्या आपको पता होना चाहिए। भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कच्छ में बन रहा है, इसकी जानकारी आपको होगी। वर्तमान समय में GI टैग से संबंधित कई सारे नए आप कह सकते हो नए उत्पादों को मिल रहा है GI टैग। तो GI टैग से संबंधित प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं में निश्चित रूप से पूछा जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कर्नाटक सरकार ने 16 नवंबर 2021 को किस दिवंगत एक्टर को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? इनमें से किसे कर्नाटक रत्न के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा कर्नाटक सरकार ने की है? तो आप जानते हो पिछले दिनों पुनीत राजकुमार जो कि एक अभिनेता थे, सफल अभिनेता थे, समाज सेवक भी थे, तो इनकी मृत्यु हुई थी, असामयिक मृत्यु हुई थी। तो इनको इन्होंने कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। तो बी विकल्प आपका सही उत्तर है। आपको पता होगा
कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई, थावरचंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं। आपको पता होगा पिछले दिनों मैंने आपको बताया था अमेरिका का एक प्रांत है जॉर्जिया, और अमेरिका का जो जॉर्जिया प्रांत है यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कन्नड़ भाषा का राज्य उत्सव दिवस मनाया गया है। तो आपको पता होना चाहिए अमेरिका के राज्य जॉर्जिया में कन्नड़ राज्य उत्सव दिवस मनाया गया था, पिछले दिनों मैंने आपको बताया था। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जन स्पंदन नामक एक योजना भी चल रही है। पूछा जा सकता है जन स्पंदन योजना किस राज्य से संबंधित है। तीसरा आपको पता होना चाहिए कि नीति आयोग का जो नवाचार सूचकांक है उसमें लगातार कर्नाटक टॉप पर बना हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त पिछले दिनों आपको याद होगा मैंने बताया था कि ट्रांसजेंडरों को नौकरियों में आरक्षण देने वाला भारत का जो पहला राज्य है वो है कर्नाटक। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। बाकी का यदि कुछ और याद आता है कर्नाटक से संबंधित तो उसको भी आप साथ साथ बोलते हुए चलें, नोट करते हुए चलें। इसको बताएं, निम्न में से किसे आईसीसी क्रिकेट समिति का अध्यक्ष बनाया गया है? तो आईसीसी क्रिकेट समिति का अध्यक्ष अभी हाल ही में बनाया गया है सौरव गांगुली को। तो बी विकल्प इसका सही उत्तर है। इसको बताएं, पश्चिम बंगाल सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने हेतु किस नई योजना की शुरुआत की है? घर घर राशन योजना, ये योजना दिल्ली सरकार की है, ठीक है, लेकिन उसी तरीके का, क्योंकि घर घर राशन योजना है तो पश्चिम बंगाल ने भी इस तरह की योजना बनाई है। तो वो किस नाम से चला रही है, घर घर राशन किस नाम से पहुंचा रही है? तो आपको बता दें कि इनकी योजना का नाम है दुआरे राशन योजना। ये पश्चिम बंगाल सरकार की योजना है और पश्चिम बंगाल सरकार भी दिल्ली राज्य की तर्ज पर घर घर राशन पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। आपको बता दें पश्चिम बंगाल की जब बात हो रही है तो पश्चिम बंगाल में एक हॉलीडे, नाम याद रखिएगा, हॉलीडे आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कई बार पूछा गया है, पूछा जा सकता है। हॉलीडे आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पश्चिम बंगाल में है। यहाँ पे माँ योजना चल रही है। माँ योजना के अंतर्गत 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराया जाता है। इसके साथ साथ पिछले दिनों जब भारतीय प्रधानमंत्री बांग्लादेश की यात्रा पर गए थे तो इन्होंने यहाँ पर मिताली एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा की थी और मिताली एक्सप्रेस पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच चलाई जाएगी। इसके साथ साथ आपको पता होगा कि यहाँ पर आम की कई सारी प्रजातियाँ हैं, जिनमें एक था फौजिल आम। फौजिल आम को जीआई टैग भी मिला हुआ है, पश्चिम बंगाल का आम है और पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि इसको बहरीन को निर्यात किया गया था। इसके साथ साथ यहाँ पर आम की कई अन्य प्रजातियाँ हैं, जैसे एक है खिरसा पत्ती, ये भी नाम आपको पता होना चाहिए। खिरसा पत्ती ये भी आम की प्रजाति है पश्चिम बंगाल की। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए लखन भोज, ये भी एक आम की प्रजाति है पश्चिम बंगाल की। लखन भोज हो गया, खिरसा पत्ती हो गया, फौजिल आम हो गया, ये सभी पश्चिम बंगाल की आम की प्रजातियां हैं जो आपको पता होना चाहिए। बार बार कह रहा हूं, जीआई टैग से संबंधित जितने भी मैं बताऊं आपको उसको एक जगह एक पेज पे नोट करिए, याद करने में भी आसानी रहेगी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश ने भारत की वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की डिलीवरी शुरू कर दी है? तो S-400 हम खरीद रहे थे किससे? रसिया से खरीद रहे थे, तो रूस इसका सही उत्तर होगा। रूस की यदि हम बात करें तो आप जानते हो रूस की राजधानी है मॉस्को। यहाँ की संसद को बोलते हैं ड्यूमा। यहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। यहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है रोसकॉसमॉस, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ यह भी पता होना चाहिए कि रूस की राजधानी मॉस्को में इसरो ने अपना तकनीकी संपर्क की इकाई स्थापित किया है, ये पता होना चाहिए। इसके साथ साथ पिछले दिनों मैंने आपको बताया था दमित्री मुराटोव, ये नाम आपको याद होना चाहिए। दमित्री मुराटोव क्यों याद आना चाहिए? क्योंकि ये एक पत्रकार हैं और आपको बताया गया था पिछले दिनों कि इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था, दमित्री मुराटोव को, इनका नाम आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ पिछले दिनों रसिया ने जिरकॉन नामक एक मिसाइल का परीक्षण किया था, किससे? एक परमाणु पनडुब्बी से इसका परीक्षण किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इतनी जानकारी रसिया के बारे में यदि है तो निश्चित रूप से आगामी परीक्षाओं के लिए जो भी प्रश्न बनेंगे आप करने में सक्षम रहेंगे। इसको बताएं, भारत ने अभी हाल ही में अंटार्कटिका के लिए अपना कौन सा अभियान शुरू किया है?
यहाँ पे कुछ क्रम दिया हुआ है, तो कौन से क्रम का अभियान है जो अभी हाल ही में अंटार्कटिका के लिए शुरू हुआ है, तो आपको बता दें ये है 41वां वैज्ञानिक अभियान। 41वां वैज्ञानिक अभियान हमने अंटार्कटिका के लिए शुरू किया है। अंटार्कटिका की बात आती है तो आप जानते हो भारत के कई सारे रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिका में हैं, जैसे दक्षिण गंगोत्री हो गया, इसके बाद मैत्री हो गया, मैत्री के बाद भारती हो गया। ये अंतरिक्ष आप कह सकते हो कि ये स्टेशन है जहाँ से शोध कार्य संपन्न होते हैं अंटार्कटिका में। यह भी आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे एक पर्वत है जिसको बोलते हैं माउंट विंसन। माउंट विंसन अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। माउंट विंसन, इतनी जानकारी आपको यहाँ पे होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14। इसमें बोला जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए वर्ष 2030 तक दुनिया को मीथेन उत्सर्जन में कितने प्रतिशत कटौती का लक्ष्य जरूर हासिल कर लेना चाहिए। कितने प्रतिशत कटौती का लक्ष्य जरूर हासिल कर लेना चाहिए, ये आपको बताना है। तो बताएं कितने प्रतिशत का लक्ष्य हासिल कर लेना चाहिए। इसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार 30% मीथेन में कटौती का लक्ष्य हमें अवश्य हासिल करना चाहिए, तभी हम वर्ष 2030 तक जो है वो आप कह सकते हो कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। तो 30% सी विकल्प सही उत्तर है। इसको बताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या पूछा जा रहा है कि तेलंगाना के निम्न में से किस गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत से 3 गांव इस लिस्ट में भेजे गए थे। एक आपका था तेलंगाना से संबंधित, एक था आपके मध्य प्रदेश से संबंधित, और एक गांव जो आपका था वो मेघालय से संबंधित था। इस लिस्ट में भारत के 3 गांव थे, लेकिन जिसको पुरस्कृत किया गया है वो है तेलंगाना का गांव, और इसका नाम है पोचमपल्ली। ठीक है, हैदराबाद से मात्र 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है पोचमपल्ली, और विश्व का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव इसको चुना गया है। आपको पता होगा तेलंगाना में एक जिला है जिसका नाम है नालकोंडा। नालकोंडा जिले में यह स्थित है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तेलंगाना के बारे में पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि भारत के सबसे बड़े लैंडफिल आधारित बायोगैस संयंत्र का जो उद्घाटन है वो तेलंगाना में किया गया था। यहाँ के राजधानी हैदराबाद है, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नेशनल जूलॉजिकल पार्क, और जो नेशनल जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद में है ये ISO सर्टिफिकेट पाने वाला भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क है, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। तो पोचमपल्ली को याद रखना है, इसको बताएं। हाल ही में भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ लॉन्च किया गया है। भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ लॉन्च किया गया है, आपको बताना है। तो बताएं, भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ लॉन्च किया गया है। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक स्थान है जिसको बोलते हैं तंजाउर। तंजाउर का नाम आपने सुना होगा, जरूर सुना होगा। तंजाउर का नाम आपने जरूर सुना होगा, और तंजाउर इसका सही उत्तर है और तमिलनाडु में पड़ता है। आपको बता दें कि तंजौर में आपने सुना होगा एक मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर जो कि चोल शासकों द्वारा बनवाया गया था, और बृहदेश्वर मंदिर वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर को भी आपको याद रखना है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिनको GI टैग भी मिला हुआ है, जैसे करूपपुर कलमकारी पेंटिंग है, और करूपपुर कलमकारी पेंटिंग को पिछले दिनों GI टैग मिला था। और तंजौर से जो पत्थर की मूर्तियां हैं वो बनाई जाती हैं, और इस कला को बोलते हैं नेट्टी कला। कौन सी कला बोलते हैं? नेट्टी कला। तो तंजौर नेट्टी आर्ट को भी, तंजौर नेट्टी वर्क्स को भी GI टैग मिला है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे भगवान की मूर्तियां पत्थर की बनाई जाती हैं। तो नेट्टी कला यदि आपसे पूछ लिया जाए कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आपको बताना है नेट्टी कला जो है ये तंजौर तमिलनाडु की प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिपुरम त्योहार किस राज्य से संबंधित है? आदिपुरम त्योहार भी तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला, रुद्राक्ष अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर कहाँ बनाया गया है?
महत्वपूर्ण प्रश्न है। लगातार प्रधानमंत्री जी का दौरा हो रहा है उत्तर प्रदेश में, आगामी चुनाव भी है उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश से संबंधित जो फैक्ट हैं उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। बताएं, रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर कहाँ बनाया गया है? ये बनाया गया है वाराणसी में। आप जानते हो काशी को क्योटो बनाने की बात हो रही थी, तो काशी को क्योटो बनाने के जो बात हो रही थी उसी समझौते के तहत इसका निर्माण किया गया है। और आपको बता दें रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जो है ये आपको देखने को मिलेगा वाराणसी में। साथ ही साथ यहाँ पर रुद्राक्ष की 108, जैसे रुद्राक्ष में 108 मालाएं होती 108 होते हैं, तो रुद्राक्ष के 108 स्टील के उसमें जो है जो मोती होते हैं वो भी लगाए गए हैं इस सेंटर में, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे बात हो रही है वाराणसी की, तो पिछले दिनों आपने सुना होगा अलकनंदा लग्जरी क्रूज। अलकनंदा लग्जरी क्रूज की भी शुरुआत वाराणसी में हुई थी, और अलकनंदा लग्जरी क्रूज जो चलाया गया था ये 2 स्थानों को जोड़ रहा था। किसको? रविदास घाट पड़ता है बनारस में, रविदास घाट को ये जोड़ रहा था चुनार फोर्ट से। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ से कहाँ को कनेक्ट करता है। ये अलकनंदा लग्जरी क्रूज जो है ये रविदास घाट को चुनार फोर्ट से कनेक्ट करता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये प्रश्न मैंने क्यों रखा? क्योंकि अभी हाल ही में काशी उत्सव मनाया गया और 16 से 18 तारीख के बीच काशी उत्सव मनाया गया है, और इसीलिए मैंने इस प्रश्न को रखा है। काशी उत्सव जो था ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा मनाया गया है, और आपको बता दें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र है जिसके द्वारा इसका आयोजन किया गया है, और ये जो कला केंद्र आता है ये संस्कृति मंत्रालय के ही अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, क्या कह रहा है कि हाल ही में भारत के किस राज्य में ग्रास कंजर्वेटरी का उद्घाटन किया गया है? ग्रास कंजर्वेटरी, यहाँ पे कई किस्म की, लगभग आप कह सकते हो लगभग 30 से 40 प्रकार की घासों को यहाँ पे रखा गया है। तो ये ग्रास कंजर्वेटरी कहाँ पर बना है? आप जानते हैं घासें जो हैं पहला तो मृदा अपरदन को रोकती हैं, दूसरा जानवर जो होते हैं उनके लिए आप कह सकते हो भोजन के रूप में प्रयुक्त की जाती हैं। साथ ही साथ आपको यह भी पता होगा कि जो मृदा को रोकने के साथ साथ ये सजावटी में भी काम की जाती हैं, इनका सजावट में भी प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ आपको यह भी पता होगा कि औषधियों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो घासों का विभिन्न प्रकार से प्रयोग किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये बनाया गया है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में एक स्थान पड़ता है रानीखेत, उत्तराखंड के रानीखेत में इसका निर्माण किया गया है। आपको बता दें यहाँ पे नंदा देवी है और फूलों की घाटी है, ये 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। नंदा देवी और फूलों की घाटी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। नंदा देवी हो गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है नंदा देवी और फूलों की घाटी। साथ ही साथ यहाँ पे कई सारे आपको वन्य जीव अभ्यारण्य देखने को मिल जाएंगे, जैसे अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य, बिनसर वन्य जीव अभ्यारण्य, केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य, गोविंद पशु विहार। अब जब केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य की बात कर रहा हूं तो आपको याद आना चाहिए पिछले दिनों आदि शंकराचार्य की मूर्ति की स्थापना यहाँ पर की गई थी, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 20 बोला जा रहा है राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व हाल ही में किस शहर में आयोजित किया गया? राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व हाल ही में कहां आयोजित किया गया आपको बताना है। राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व, राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के झांसी में आयोजित किया गया 17 से 19 नवंबर के बीच। और आपको पता होगा झांसी खूब लड़ी मर्दानी तो वह झांसी वाली रानी थी। ये जो कविता है ये सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ पता होना चाहिए कि महारानी लक्ष्मीबाई का योगदान 1857 की क्रांति में देखने को मिलता है, और ग्वालियर और झांसी से इन्होंने नेतृत्व किया था इस क्रांति का। और कैप्टन होरोज ने लड़ते हुए ये शहीद हुई थी, तो इनकी जो आप कह सकते हो कि हत्या या आप कह सकते हो जो ये शहीद हुई तो कैप्टन होरोज ने इनको शहीद किया था, ये आपको पता होना चाहिए। तो दोनों याद होना चाहिए कि ये जो कविता है किसके द्वारा लिखी गई है, महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में जो फैक्ट हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। हाल ही में चर्चा में रहा अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है यहाँ पे हाल ही में एक बहुत बड़े एयर शो का आयोजन किया गया था, और ये हवाई अड्डा आपको दुबई में देखने को मिलता है। दुबई कहाँ पड़ता है? यूएई के अंतर्गत पड़ता है, और यूएई की राजधानी क्या है? अबू धाबी। यूएई के साथ भारत एक सैन्य अभ्यास भी करता है, क्या नाम है? जायद तलवार, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए
बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 22, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किस जिले में किया? पूर्वांचल एक्सप्रेस वे लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ता है। 341 किलोमीटर का ये एक्सप्रेस वे है। इसको बनाने में कुल लागत आई है 22,500 करोड़ रुपए की लागत आई है। और इस हाईवे में 3.2 किलोमीटर की एक ऐसी पट्टी है जहां पर वायुसेना के हरकुलिस जैसे बड़े से बड़े विमान उतर सकते हैं। तो इसी हाईवे पर 3.2 किलोमीटर की ऐसी पट्टी भी है जहां हरकुलिस जैसे बड़े से बड़े विमान भी उतर सकते हैं। और भारतीय प्रधानमंत्री को वापस रिसीव करने के लिए हरकुलिस विमान वहां पर उतरा भी था। तो इतनी जानकारी यदि आपको है तो पर्याप्त है। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है ये उत्तर प्रदेश का ही है। इसको बताएं, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई? उत्तर प्रदेश का शहर है मेरठ। मेरठ में उत्तर प्रदेश सरकार बनाने जा रही है मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी। मेजर ध्यानचंद का नाम तो आपको पता होगा। 29 अगस्त को हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं, और राष्ट्रीय खेल दिवस जो हम मनाते हैं वो मेजर ध्यानचंद जी का बर्थडे होता है। साथ ही साथ यह भी आपको पता होना चाहिए कि हमने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है। यह भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या है? मेरठ है। मेरठ में मैंने आपको पिछले दिनों बताया था हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डॉल्फिन रिजर्व बनाया जा रहा है। इसकी जानकारी पिछले दिनों मैंने आपको बताई थी। उत्तर प्रदेश का एक शहर है कौशाम्बी। कौशाम्बी में पिछले दिनों मोदी वैन भी चलाई गई थी, जिसका उद्घाटन किया था अमित शाह ने। इसको बताएं, हाल ही में बंगाला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? बंगाला महोत्सव विशेष रूप से ये गारो जयंती का गारो जो जनजाति है उनका एक त्यौहार है। फसलों से संबंधित त्यौहार है, फसलों की नई ऋतु से संबंधित त्यौहार है, जनजातीय त्यौहार है बंगाला उत्सव। और ये मनाया गया मेघालय में, क्योंकि मैंने जाति कौन सी बताई? मैंने आपको जो जनजाति बताई वो है गारो। तो गारो, खासी और जयंतिया, ये 3 प्रमुख जनजातियां जो हैं वो आपको मेघालय में देखने को मिलती हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25, हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश की सेना के साथ संयुक्त साइकिल रैली का आयोजन किया? तो इसका सही उत्तर है बांग्लादेश। बांग्लादेश के आज़ादी को 50 साल पूरे होने वाले हैं, और इस 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बहुत सारे कार्यक्रम बांग्लादेश में आयोजित हो रहे हैं। तो बांग्लादेश के सैनिकों को भारत सरकार ने आमंत्रित किया था, भारतीय सेना ने आमंत्रित किया था, और भारतीय सेना के साथ मिलकर इन्होंने साइकिल रैली निकाली थी। तो इसका सही उत्तर है बांग्लादेश। इसको बताएं, हाल ही में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? रानी कमलापति गोंड रानी थी। गोंड ट्राइब्स आप सुनते होंगे, समझते होंगे। तो गोंड रानी थी रानी कमलापति, इन्हीं के नाम पर इस स्टेशन का नाम रखा गया है। और हबीबगंज रेलवे स्टेशन की यदि हम बात करें तो भारत का पहला निजी क्षेत्र का आप कह सकते हैं रेलवे स्टेशन है। पहला स्टेशन था जिसको निजी क्षेत्र को दिया गया था, और यह भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी रेलवे स्टेशन बन गया है। तो आपको पता होना चाहिए, बात कर रहे हैं हम मध्य प्रदेश की। हबीबगंज रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश से संबंधित था, जिसका नाम अब बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया। बी विकल्प सही उत्तर है। चलें इसको बताएं, हाल ही में किस राज्य ने कैसर ए हिंद तितली को राज्य तितली घोषित किया है? बहुत सारे राज्य हमारे हैं जिन्होंने राज्य तितली घोषित किया है। तो उसी प्रकार से एक और राज्य है और जिसने घोषित किया है कैसर ए हिंद तितली। और ये जो तितली है विशेष रूप से चीन में पाई जाती है, मतलब कोई सीमावर्ती हमारा राज्य होगा। तो ये राज्य है हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ने यह घोषणा की है कि कैसर ए हिंद तितली जो है वो अरुणाचल प्रदेश की राज्य तितली होगी। आपको पता होगा कि अरुणाचल प्रदेश में पक्के टाइगर रिजर्व भी है, और अरुणाचल प्रदेश में एक त्यौहार भी मनाया जाता है जिसको बोलते हैं पक्के पागा हार्नबिल त्यौहार। यदि आपसे कभी परीक्षा में पूछ लिया जाए कि हार्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो आप जवाब दोगे कि हार्नबिल त्यौहार जो है वो नागालैंड में मनाया जाता है। लेकिन यदि पूछ लिया जाए पक्के पागा हार्नबिल, तो जवाब बदल जाएगा। जवाब आप
आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। और इसी पक्के पागा टाइगर रिजर्व के आसपास एक जनजाति रहती है जिसका नाम है न्यासी जनजाति। और न्यासी जनजाति ने हॉर्नबिल के संरक्षण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है, सहयोग दिया है, जिससे हॉर्नबिल की जो संख्या है वो लगातार इस क्षेत्र में बढ़ रही है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश को बोलते हैं द लैंड ऑफ डॉन लिट माउंटेन, द लैंड ऑफ डॉन लिट माउंटेन, जिसमें डॉन का तात्पर्य होता है सवेरा से और लिट का मतलब होता है सूर्य की रोशनी में जब वो पर्वत जगमगाते हैं तो उसको बोलते हैं लिट। तो द लैंड ऑफ डॉन लिट माउंटेन यदि आपसे पूछ लिया जाए किसको बोलते हैं, किस राज्य को बोलते हैं, तो जवाब होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश। यहाँ की एक मूवी है, ये आपको पता होना चाहिए और इसके बारे में बहुत कम चर्चा हुई है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका नाम है वाटर वॉरियल नामक एक मूवी है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसको जब हालिया अभी 67वां फिल्म समारोह हुआ था, जिसको बोलते थे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जो 67वां था, गोवा में इसका आयोजन किया गया था। तो इस दौरान वाटर वॉरियल जो फिल्म है विशेष रूप से ये मोनपा भाषा में है। किस भाषा की फिल्म है? मोनपा भाषा की फिल्म है। और इस मोनपा भाषा की फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ फिल्म का भी पुरस्कार यहाँ पे मिला हुआ है। तो याद रखना है कि पर्यावरण को लेकर बनाई गई जो सर्वश्रेष्ठ मूवी है, जिसको सर्वश्रेष्ठ मूवी का खिताब मिला है पर्यावरण की दृष्टि से, वो है वाटर वॉरियल। और ये अरुणाचल प्रदेश की मूवी है, मोनपा भाषा में बनाई गई है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। आज की चर्चा यहीं पे समाप्त होती है।